हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 4th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो मेनली जो है वो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में एक पॉइंट आपका रह गया था, वो आप ज़रा समझने की कोशिश करें। जो आप लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, एक्चुअली में V इज इक्वल टू आई आर जो है वो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना? उसका कारण ये है कि देखिए, जो बहुत सारे आपने अभी-अभी देखे कि अगर हम V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। अगर मान लो कोई ग्राफ कर्व आता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालते हैं, ये आपका V जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट डालते हैं, तो इसका जो टेंजेंट होगा और एंगल निकाल कर इसका टेन थीटा निकालते हैं, तो ये रेजिस्टेंस दे देगा। V इज इक्वल टू आई आर जो है वो रेजिस्टेंस की डिफाइनिंग इक्वेशन है। ओम्स लॉ का मतलब है कि सिचुएशन चेंज ना हो, टेम्परेचर वगैरह, तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी R इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ है। हम आपके PDF में दिया हुआ है, हमने वहाँ नोट किया है कि V इज इक्वल टू आई आर इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ एज इन द केस ऑफ डायोड। जैसे ये डायोड का हमने ग्राफ प्लॉट किया है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड। यहाँ पर ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है इसमें, क्योंकि हर पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। ओम्स लॉ के लिए V वर्सेस I का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाल दें, तो हम वहाँ पर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम वैसे इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो दिस इक्वेशन इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, इट अप्लाइज टू ऑल कंडक्टिंग डिवाइस। अदर में भी लग जाता है, वेदर दे ओबे ओम्स लॉ और नॉट, सभी में लगा सकते हैं। आप कैसे, आप टेंजेंट डालें और V इज इक्वल टू आई आर से अकॉर्डिंग टू इसका जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देगा। ठीक, वो ओम्स लॉ फॉलो करता हो या ना करता हो। ठीक, ए प्लॉट ऑफ I वर्सेस V इज ए लिनियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ द। जो इसेंशियल कंडीशन है ओम्स लॉ की, वो है कि प्लॉट अगर हम करते हैं V वर्सेस I का, तो वो लिनियर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ V एंड I होना चाहिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है R इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ हमने जो आर्टिकल दिया है आगे, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालें, यहाँ रेजिस्टेंस हर समय चेंज हो रहा है, हम इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आप एवरेज के टर्म्स में भी अगर V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर आपने दो पॉइंट ले लिए हैं। नेचुरल है, Y एक्सिस पर डेल्टा V होगा, X एक्सिस पर डेल्टा I होगा, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो आप किसी इंस्टेंट पर भी रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ, तो हम हमेशा डायनेमिक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ V टू द चेंज ऑफ I एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक, दूसरा एक पॉइंट और ध्यान रखना, आपने अभी अभी कुछ ग्राफ यहाँ पर देखे होंगे कि जिनमें ये जरूरी नहीं है कि आप अगर स्लोप प्लॉट करते हैं, जैसे कोई ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पर अगर आप स्लोप डालते हैं तो स्लोप नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है प्रैक्टिकल यूज तो नहीं है रेजिस्टेंस के नेगेटिव का, लेकिन किसी रेंज के अंदर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकता है। अच्छी तरह से बोर्ड के लिए ध्यान रखना, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना? तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे। अगर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करते हैं और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम डायनेमिक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। आप एवरेज डायनेमिक भी निकाल सकते हैं और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है आपका, वो उसका रिलेशन आपका J सिग्मा और E का। J आपकी करंट डेंसिटी है, ठीक है ना, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बोर्ड का। ये ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म भी कही जाती है। तो I इज इक्वल टू NAE/VD होता है। VD का फार्मूला आप इनको लर्न होना चाहिए। E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर VD की वैल्यू पुटअप करें और यहाँ से हमने करंट डेंसिटी निकाला, करंट में एरिया को डिवाइड कर दे तो आपका यानी स्क्वायर E टाउ अपान एम आ गया। रो आपको मालूम है m अपान NE स्क्वायर टाउ होता है, तो NE स्क्वायर टाउ अपान m की जगह रो पुटअप करें और सिग्मा आपका 1/रो होता है, तो ये बन गया J इज इक्वल टू सिग्मा E। एक वेक्टर फॉर्म में हम इस पर J पर वेक्टर लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेक्टर लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाती है, बोर्ड में बहुत आती है, अच्छी तरह से लर्न करके रखना। इसका एक दूसरा एक इजी मेथड भी है। I जो है वो वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस होता है, R जो है वो रो L ओवर A होता है। ठीक, इसमें रेजिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, करंट डेंसिटी करंट अपान एरिया होगा, ये आपका V अपान रो L आ गया और 1 अपान रो सिग्मा होता है। वोल्टेज अपान लेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये बन गया J इज इक्वल टू सिग्मा E। सभी फार्मूले वहां पर ब्रैकेट में जरूर देना, जैसे यहाँ इसको ड्राइव करते समय आप यहाँ पर जरूर लिख दें, रो जो है वो 1 अपान सिग्मा है और V अपान L इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसी तरह से एक रिलेशन ये है, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जो करंट डेंसिटी है वो करंट अपान एरिया है, ये बन गया NEVD यहाँ से। तो और यहाँ पर करंट डेंसिटी सिग्मा E के इक्वल है, जो कि आपने अभी ड्राइव किया है, इसका हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो NEVD जो है सिग्मा की जगह हम 1 अपान जो है वो रो लिख सकते हैं। ठीक, इससे यहाँ पर रो निकाल लें। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ पर ये निकाला है VD अपान E, इसकी जगह पर म्यू पुटअप कर दें तो आपका रो जो है रजिस्टिविटी 1 अपान म्यू NE आ गया। ठीक, N नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E चार्ज है और म्यू जो है वो आपका जो है वो मोबिलिटी है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना आप फार्मूले को। इसके बाद हम आते हैं कि वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखिए जो रजिस्टिविटी का फार्मूला है रो इज इक्वल टू m अपान NE स्क्वायर टाउ, हमने रजिस्टिविटी का ऊपर फार्मूला नोट किया है। आपका फार्मूला है m अपान NE स्क्वायर टाउ। जरा रजिस्टिविटी के फार्मूले पर ध्यान दें। रजिस्टिविटी में रो मास आ रहा है, ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये मास चेंज नहीं होगा। ठीक, इसमें नीचे स्मॉल n है, स्मॉल n नंबर डेंसिटी है, एक एक पॉइंट चेक करें। स्मॉल n नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और मटेरियल डिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर में अगर आप हीटअप कर देंगे तो थोड़ा बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जरूर चेंज होंगे, ठीक है ना। और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। सभी न्यूमेरिकल में आप देखेंगे n की वैल्यू गिवन होती है या निकाली जाएगी। E जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कॉलिजन के बीच का टाइम है। तो यहाँ पर आप रजिस्टिविटी को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ अगर डिपेंड करती है तो एक टर्म n है और दूसरा टर्म टाउ है। ठीक, तो अब हम एक एक उस पर पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हम मेटल के केस में लेते हैं। आप पीडीएफ में थ्योरी को पॉइंट जरूर नोट करना, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो रेजिस्टेंस आपका जो मेटल का समझें, मेटल में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n होता है वो मेटल के केस में वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस या जो बाहर की ऑर्बिट है उससे बाहर होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए है, जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, वो पहले से ही बाहर होते हैं। अगर आप हीटअप करते हैं तो किसी भी मेटल के केस में नंबर ऑफ डेंसिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, बढ़ती है लेकिन बहुत कम। ठीक, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। अब क्यों डिक्रीज होता है इसको समझने की आप कोशिश करें। इसके दो पॉइंट हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम, जब आप हीट को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, मेटल के केस में ध्यान से समझना, मेटल के केस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो आयंस का वाइब्रेशन भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन भी बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। इंक्रीज होता है लेकिन कंपैरेटिवली टू न्यूक्लियस के उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो
फ्री वेलोसिटी होती है, आरएमएस लेते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फार्मूले से निकालते हैं, √3 RT/m से, उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा है, जो कि 10⁵ मीटर पर सेकंड के रेंज में है, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर हीट करने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आयंस के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि कॉलिजन जल्दी जल्दी होता है और रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज हो जाता है। आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस यहाँ पर है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर है। अगर इलेक्ट्रॉन इनके बीच में वाइब्रेट हो रहा है तो उसको इतना स्पेस मिल रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो न्यूक्लियर का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर होगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, जिससे कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको थ्योरी में लिखना हो तो 3 पॉइंट हैं बोर्ड के लिए कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो एन जो है वो बढ़ता है, लेकिन मेटल के केस में कोई खास इफेक्ट नहीं है। ओके, क्योंकि इसके बढ़ने पर ये डिक्रीज होगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ध्यान दें, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, एन का इफेक्ट कम है, बहुत कम है। तो रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम कम क्यों होता है? आयंस का वाइब्रेशन मेन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑब्जेक्टिव में एक पर टिक लगाना हो तो आयंस के वाइब्रेशन पर लगाएं, थ्योरी में दोनों लिखें। इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन भी बढ़ता है, आयंस का भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव कम है। आप अगर थ्योरी में पढ़ेंगे, हमने वहां पर इस पॉइंट को नोट कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रीजन हमने आपको बता दिया। इसका ये फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला हम बाद में लिखाएंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ फार्मूला लेते हैं, ρ=ρ0 1 + α_T है। यहाँ पर अगर रजिस्टिविटी चेंज होती है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि R=ρL/A होता है। ठीक, देखिए R=ρL/A का अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर अगर हम एक कोई मेटल को फिक्स कर लें, ठीक, उसकी अगर मेटल फिक्स कर लेंगे तो रजिस्टिविटी फिक्स हो जाएगी। ध्यान रहे, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर पर अलग मैटर है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एन पर डिपेंड करती है या टाउ पर डिपेंड करती है। मेन तो एन और टाउ पर है, टेम्परेचर के बदलने से ये बदलते हैं, यानी कुल मिला के टेम्परेचर डिपेंडेंट है रो। लेकिन एक बार एक मटेरियल को फिक्स कर लिया तो रो चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगर आप जैसे आपने कॉपर ले लिया तो उसका रो फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स रखें, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया के चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक, लेकिन अगर आप रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल जनरल है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला भी यूज होता है, R=R0 1 + α_T। अब समझे R0 क्या है? R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस RT है। यहाँ पर अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, मेटल के केस में अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर, इसका आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि मेटल के केस में जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, दोनों इंक्रीज होते हैं। अब हम इसके अदर फार्मूले लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के। यहाँ पर आप इसके आगे देखें, इसमें अगर एट टेम्परेचर T1 रेजिस्टेंस R1 है और एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस R2 है, तो आप लगा सकते हैं R1 = R0 1 + α_T1 या R2 यानी पहली इक्वेशन ये बन गई, T1 पर R1 और फिर T2 पर R2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो R0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दें, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमिनेटर में लेकर पावर -1 लगाएं और इसमें बायनॉमिनल लगा दें। जहाँ भी आप बायनॉमिनल लगाएंगे वहाँ एग्जैक्ट रिलेशन नहीं देगा। अब इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करने, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है किसी भी न्यूमेरिकल में चेक करना, इसलिए अल्फा स्क्वायर ये टर्म यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो R2 = R1 1 + α_T2 - T1 आ गया, यानी T1 पर रेजिस्टेंस R1 है, T2 पर रेजिस्टेंस R2 है। इस फार्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आंसर में डिफरेंस बहुत कम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, यूज करते भी हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन आप प्रीफर करें कि दो अलग अलग इक्वेशन बनाकर उनको डिवाइड करके और तब पूरा सॉल्व करके तब आप रेजिस्टेंस या जो भी कैलकुलेशन हो उसको वहाँ पर निकालें। तो ये फार्मूला बना R2 = R1 1 + α∆T।
ठीक, यहाँ ध्यान रखना जो डेल्टा टी है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। जो अल्फा की जो यूनिट है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकते हैं और पर केल्विन भी दे सकते हैं, लेकिन डिफरेंस में कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है। यानी कि आप सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज ना करें, उसका कोई यूज नहीं होगा। देखिए R2 माइनस R1 यहाँ से आया, R1 अल्फा डेल्टा टी, अगर हम इससे अल्फा निकालते हैं तो R2 माइनस R1 अपान R1 अल्फा R1 डेल्टा टी होगा। इसका ये डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर लिया जाता है। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए या वेरिएबल केस में हम इसको यूज करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान आर डी आर बाई डी टी। रेजिस्टिविटी के लिए भी इसी तरह का फार्मूला 1 अपान रो नॉट डी रो बाई डी टी है। ठीक, अब जरा इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखें। जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और इसमें आपको अल्फा पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो डी आर बाई डी टी निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट करें और फिर यहाँ पर फार्मूला अल्फा का ये वाला यूज करें। फार्मूला ये लर्न रखना 1 अपान आर डी आर बाई डी टी की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, आर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें, आर नॉट कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा। ये जो फार्मूला आप लिखते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ये एजम्पशन है। इसमें अदर टर्म भी होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 टर्म लिए गए हैं। ये फार्मूला एक्चुअली में इससे आता है। देखिए अगर हम स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt करते हैं और रेजिस्टेंस R है, तो उसमें रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा dr वो अल्फा R dt होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं dr इज इक्वल टू अल्फा R dt। ठीक, टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीग्रेड लें, स्मॉल लें, चाहे कैपिटल लें। ठीक, यहाँ से डी आर में डिवाइड करें, आर को डी टी को यहाँ पर लाएं। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, फाइनल टेम्परेचर टी है, रेजिस्टेंस आर नॉट है, फाइनल रेजिस्टेंस आर टी है। वन अप इंटीग्रेट करें, 1 अपान आर का इंटीग्रेशन लॉग आर होगा, लोअर और अपर लिमिट लगाएं, अल्फा लगाएं, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें। ठीक, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लॉग ए अपान बी होगा। ठीक, यहाँ पर जो आपको मालूम है कि यहाँ जो बेस होता है लॉग का, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो लॉग का जो बेस होता है वो स्मॉल ई होता है, एक्सपोनेंशियल, इसलिए ई पावर, ये चीज आपकी पावर में चली जाएगी। तो फार्मूला ये जनरल फार्मूला बना आपका आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक, ये बेसिक फार्मूला होता है। अगर हम एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन का हम अगर एक्सपेंशन करते हैं और अदर टर्म को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो फिर ये फार्मूला आपका बन जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए वहां पर टी आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो जनरल फार्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बना। इसी फार्मूले में है डेल्टा टी, क्योंकि T2 माइनस T1 होगा और T1 0 डिग्री पर है, इसलिए जो है फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये जो टॉपिक है जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन मेटल के केस में रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए है, इसलिए इसकी थ्योरी को आप बिल्कुल ठीक से क्लियर करें। हाँ, इसमें आप इसी से रिलेटेड जरा क्वेश्चन को समझें। ये टंगस्टन कॉयल है, हैज रेजिस्टेंस 16 ओम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अल्फा गिवन है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस कॉयल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपका फार्मूला मालूम है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। डायरेक्ट फार्मूला ना यूज करके इसकी आप 2 इक्वेशन बनाएं। तो 16 ओम रेजिस्टेंस है कितने पर, 20 पर, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दें और आर टी निकालना है, टी डेस कर दिया हमने इसको, और आर नॉट 1 प्लस अल्फा गिवन है यही वाला, और 80 डिग्री पर कैलकुलेट करना है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर टी डेस आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर है। द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम 75.3 ओम है। When wire is connected to 30 वोल्ट सप्लाई, करंट फ्लोज 2.68 ओम इसी वायर में। ठीक, फाइंड द टेम्परेचर एट दिस करंट, यानी इस ये करंट जब फ्लो होगी, करंट के फ्लो होने से वायर हीटअप हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक, अल्फा गिवन है नाइक्रोम का। तो सबसे पहले R1 आपका दिया है 75.3,
T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वोल्टेज और करंट दिया है इसको डिवाइड करके आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो आप इस पर्टिकुलर करंट पर आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब आपको टेम्परेचर चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन बनाई, R1 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, R2 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2। इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करके R2 की वैल्यू चेक करें, ये 85.82 है, R1 की वैल्यू 75.3 है, अल्फा की वैल्यू पुटअप करें, ठीक। और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आपका गिवन है और ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है T2 और ये 27 आपको गिवन है। तो इसमें हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, इसको डिवाइड किया है और यहाँ पर वैल्यू पुटअप की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर लें मेरे कैलकुलेशन को। ये T2 आ रहा है 852। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं जो कि आपने लिखा था R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, उससे T2 माइनस T1 निकाल कर अगर इससे T2 निकालते हैं तो ये 849 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। इतना फर्क आएगा डायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट वाले में रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर क्लास में कैलकुलेशन करना है, बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं आप डायरेक्ट। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है और स्टीम पॉइंट पर जो है वो 5.23 है। देन वायर इज इंसर्टेड इन दी हॉट बाथ, किसी और उसमें जिसमें टेम्परेचर हाई है उसमें इंसर्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस वायर का 5.795 ओम है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। तो देखिए इसमें दो इक्वेशन बनेंगी, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी है, इससे हमने अल्फा निकाला। फर्स्ट कंडीशन में जो अल्फा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर ध्यान दें, वैल्यू पुटअप करें, आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, टेम्परेचर 100 है, ठीक। इससे ये फार्मूला अल्फा बना लिया, फर्स्ट केस का फार्मूला बना लिया। सेकंड केस का बनाया फार्मूला, इसमें क्योंकि यहाँ 3 दिए हुए हैं, एक आर नॉट है, एक आर 100 है, एक आर टी निकालना है, फिर इसी इक्वेशन को लगा दिया तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी, ठीक। इससे हमें अननोन टेम्परेचर टी का कैलकुलेशन करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर नॉट यहाँ पर कैंसिल करें तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, आर टी चेक करें 5.795 है, आर नॉट जो है वो 5 ओम है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 5.23 दिया हुआ है आपका ये टेम्परेचर स्टीम पॉइंट पर 100 पर, और ये आपका आर नॉट है। इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दी हमने सभी, तो इससे ये आपका अननोन टेम्परेचर 345.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इनके कैलकुलेशन को आप बिल्कुल ठीक से समझें, क्योंकि ये बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें चेक करें, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.15 है ओम एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है। अल्फा का कैलकुलेशन करना है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो फार्मूला आप समझ चुके हैं, R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1। एक दूसरी इक्वेशन बना लें, R2 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2। इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करके अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसमें अल्फा को कॉमन लें तो ये इक्वेशन बनती है। ये जो अल्फा की इक्वेशन आपकी आई है, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं अगर दो वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है ना, या वहाँ निकाल लेना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, R2 R1 की वैल्यू दी है 3.75 3.15, T1 और T2 दी है, ये अल्फा आपका निकल आएगा। वैल्यू जब अल्फा की आए तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि 0.0025 आई है, ठीक है। 10⁻⁻4 -3 इसकी रेंज में आएगी। अब आर नॉट निकालना है तो आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी है, इससे आर नॉट लिख लें और इसमें आर टी अल्फा और टी की वैल्यू दी है, फर्स्ट वैल्यू से इसको आर नॉट निकाल दिया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इसमें हमने वेरिएबल का कर दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ के साथ चेंज हो रही है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स। इसमें रेजिस्टेंस निकालना है, इफ द लेंथ एल है टोटल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। रो यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप ले ली। वैसे तो रो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ गिवन है तो आप उसको लेकर चलेंगे। एक्स डिस्टेंस पर पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे dx स्ट्रिप का, तो dr इज इक्वल टू रो dx बाई एरिया हो गया। रो की ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करें और x को x के साथ रखें इंटीग्रेशन के लिए, कांस्टेंट टर्म बाहर करें इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेट कर दें तो dr का r हो जाएगा और ये 1 का यहाँ x होगा, ये x² बाई 2 होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर दें तो ये रेजिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। अब आप देख लें, आप मेटल के केस में अच्छी तरह से रेजिस्टिविटी समझ चुके हैं। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक।
मेटल के केस में, और अल्फा पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ बनता है ये इस तरह से, टेम्परेचर बढ़ाने पर धीरे धीरे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बोर्ड में ही इसके न्यूमेरिकल इसीलिए हमने कराए हैं, ये जरूर आते हैं, और ग्राफ भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब एलआई का देख ले। देखिए एलआई का जो होता है वो जनरली अल्फा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, और उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन रजिस्टिविटी में नहीं होता है। हमने उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटन और यूरेका दो लिए हैं, और ये नाइक्रोम लिया है, मैग्नीन लिया है। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी एलआई की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन ये इंक्रीजिंग मच स्मॉलर देन मेटल है, और कुछ में बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जैसे नाइक्रोम के लिए थोड़ा सा चेंज हो रही है रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा इसी के अकॉर्डिंग टू, और मैग्नीन में जो है वो रो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो आप उसको जो है जनरली बुक्स में इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है हमने वहाँ नोट भी किया है, बोल भी रहे हैं कि आप जो इस उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट आंसर के लिए रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन हाई होती है बहुत। वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा होने का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ जो है वो रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करेगी, अल्फा बहुत कम होता है, ध्यान रखना। इसलिए इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर के लिए यूज करते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल रूम में इनका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये नाइक्रोम और मैग्नीन का, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है, अल्फा बहुत स्मॉल होता है। इसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपने जो ये फार्मूला हमने बताया था आपको, ये रो का फार्मूला m/n² टाउ, जरा इस फार्मूले पर ध्यान दें। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो नंबर डेंसिटी है, स्मॉल एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। इसमें रिलैक्सेशन टाइम तो वैसे ही जैसे वहाँ डिक्रीज हो रहा है यहाँ भी डिक्रीज होगा। तो ये जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और ये जब टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ओवरऑल एन का इफेक्ट यहाँ बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हीटअप करने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट से बाहर आने लगते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी लॉजिक हमने आपको समझा दिए हैं। 2 पॉइंट हैं एन और टाउ के। एन का इफेक्ट ज्यादा है, टाउ का इफेक्ट कम है। टाउ डिक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं ऑर्बिट से। ठीक, और टाउ के डिक्रीज होने का आपको रीजन मालूम है कि वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए कॉलिजन जल्दी जल्दी होता है। सेमीकंडक्टर के केस में ये जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। आगे जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर है वहां पर इसके फार्मूले गिवन है। इसमें n = n0 e⁻⁻ के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और Eg एनर्जी गैप होता है, वो आपको वहीं पर समझ में आएगा, अभी आप लर्न कर लें। इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ रेजिस्टिविटी का फार्मूला है ρ=ρ0 e⁻⁻ ठीक। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाकी उसमें भी हमने नोट कर दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे हम मेटल में बोल देते हैं कि अल्फा पॉजिटिव है, एलॉय में अल्फा पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम वैल्यू होती है। यहाँ पर अल्फा इसका निगेटिव होता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ रिलेशन एक्सपोनेंशियल का है। फिर भी सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना, बोलते हैं कि अल्फा, हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि अल्फा निगेटिव होता है इसका है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर नोट किया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर डेंसिटी इंक्रीजेज बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी कंपेयर जो है वो कंपैरिजन में जो है वो उसका जो इफेक्ट है वो मोर देन है डिक्रीज इन टाउ। तो ड्यू टू दिस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद जो है वो टेम्परेचर के साथ। तो ये सभी चीजें ध्यान रखना। आगे हम अब आप जरा इंसुलेटर और अदर एक दो में देख लें। इंसुलेटर जो होता है उसमें जो आपके रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीजेज होती है एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब कम करते हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, यानी कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा निगेटिव है। ठीक, और ध्यान रखें अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब एब्सोल्यूट जीरो के पर आएंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है इंसुलेटर में। ध्यान रखना, जीरो के पर इनफाइनाइट हो जाएगी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इसकी जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट ध्यान रखना, इसका अल्फा नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, पर्टिकुलर जीरो के पर जो है वो इसकी जो
कंडक्टिविटी है वो जीरो होगी, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट और लिक्विड पर। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो एक तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, विस्कस जो फोर्स होता है लेयर के बीच में वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक। मोबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि फ्रीली मूव करेंगे आयंस, मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी इंक्रीज हो जाता है। 3 पॉइंट है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। कुल मिला के इसकी वजह से यहाँ पर जो है नंबर डेंसिटी, आयनाइजेशन बढ़ने से नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और नंबर डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनका रीजन ध्यान रखना। तीनों पॉइंट, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, नंबर डेंसिटी इसकी वजह से इंक्रीज हो गई, ठीक। अब आप ये सभी पॉइंट को समझ चुके हैं यहाँ पर। अब 2 पॉइंट हम यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं। जैसे थर्मिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे समझ ले थर्मिस्टर जो है वो हीट सेंसिटिव, थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए। थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव डिवाइस हैं जिनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होती है। वैसे ये दोनों तरह की रैपिडली चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, और ये दोनों तरह के होते हैं वैसे, अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव। ये टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट एसी वगैरह में और मशीन सिस्टम में यूज किए जाते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में यूज होते हैं। इनका एक डिटेल्ड स्टडी होती है इंजीनियरिंग में। रफली ध्यान रखें कि थर्मिस्टर का जो है वो अल्फा बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। एक पॉइंट यहाँ और डिस्कस कर दें जो आप सिलेबस में आपके ज़्यादा नहीं है, सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, जो रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है वो इसकी वजह से है कि जो बार बार इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं, ठीक। सुपर कंडक्टिविटी का जो कंपैरिजन है वो हम फ्रिक्शन लेस सरफेस से करते हैं। जैसे आप फ्रिक्शन लेस सरफेस पर ब्लॉक को एक बार चला दें तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वैसे ही सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल है अगर उसमें एक बार करंट दे देंगे उसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। देखिए, आइडियल केस में बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि टेम्परेचर को जब हम कम करते जाते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया है मरकरी के लिए, इसका अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएं, इधर ओरिजिन की तरफ आइए तो डिक्रीज करते जाएं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 4.2 के पर, ये टेम्परेचर बहुत कम है, इसमें रेजिस्टिविटी जो है वो नियरली जीरो हो जाती है। आइडियली जीरो नहीं हो सकती, नियरली जीरो हो जाती है। जब रेजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब है वहां पर कॉलिजन सीज हो जाता है। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में इसका है, फिजिक्स में डिटेल है। तो जो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को लो करने पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है, यानी कि इस समय जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कॉलिजन जो है वो सीज हो जाएगा, कॉलिजन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतने लो टेम्परेचर को लाना और वहां पर एक्सपेरिमेंट को करना, ठीक है ना। तो जो इस फिनोमिना को हम जो है सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को, रेजिस्टेंस उसमें जो है वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है, ठीक है। कॉलिजन की वजह से ही रेजिस्टेंस है और कॉलिजन यहाँ पर सीज हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सुपर कंडक्टिविटी का आइडिया रखना, थर्मिस्टर का आप आइडिया रखना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको इस लेक्चर में मेनली रेजिस्टेंस का वेरिएशन बताया है टेम्परेचर के साथ, और उससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का इसमें डिस्कशन आपको कर दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।